Hello everyone. Resuming my lecture on NCERT Science Class 9th, Chapter 1 with Part 2. Today we are going to discuss the states of matter. So my dear students and aspirants of competitive exams, are you all ready? So now just start. In last lecture we have discussed about the matter and the properties of matter. Have you all, I guess that all of you have understood well. If any of you are having any of the doubts, so you can ask in the comment section. Okay, so resuming with the next topic, states of matter. Okay, now students, we all know, you are very well aware of the three states of matter up to now what you have studied in lower classes. छोटी क्लासेस में आपने सभी जाना होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर जब भी आपके दिमाग में होती है तो यू क्विकली से कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट नाउ हियर यू आर लुकिंग कि हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर दिख रहे हैं. यहाँ पर हमको 5 स्टेट्स ऑफ मैटर दिख रहे हैं. ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में ये जो नए 2 स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन कौन से हैं? एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ओके, वैसे हम डिटेलिंग में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ही पढ़ेंगे बिकॉज ये जो 3 स्टेट हैं ये बहुत ईजिली हमें वी आर अवेयर ऑफ इट और डे टू डे लाइफ में वेरी कॉमन स्टेट है जो कि हम ऑब्जर्व भी करते हैं. बट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि हमारी प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में भी जो भी अभी तक का जो नॉलेज है दैट आई विल पुट फॉरवर्ड टू यू. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सॉरी. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो हम सबसे पहले सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं. सॉलिड जब भी दिमाग में आता है तो आपके माइंड में वेरी क्लियर सेटअप होता है दैट समथिंग रिजिड, समथिंग विच इज हैविंग अ डिफाइनाइट शेप, देन इट इज कॉल्ड अ सॉलिड. जैसे आपके सामने पेन है, पेंसिल है, टेबल है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी इन फ्रंट ऑफ यू आर कॉमनली सॉलिड, है ना. यूजुअली वो दे आर सॉलिड इन नेचर. तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? दे हैव द डिफाइनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या होता है? उनका शेप जो होता है डिफाइनाइट होता है. डिफाइनाइट शेप से हम क्यों, उनका शेप डिफाइनाइट क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर शेप, जैसे अगर रबड़ की बात करें, इरेजर दैट यू आर यूजिंग टू रब एनीथिंग, उसका शेप क्या होता है? एक क्यूबॉइडल शेप का होता है. पेन हमारा सिलिंड्रिकल फॉर्म ऑफ शेप का होता है. कोई जैसे वॉल होती है, वॉल या तो रेक्टेंगुलर होती है या फिर स्क्वायर शेप में होती है. तो इस तरीके से स्क्वायर शेप, किसी भी, अगर किसी भी शेप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर उसको कुछ नेम दे सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिफाइनाइट शेप. ओके, एंड डिफाइनाइट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो सॉलिड के शेप हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होते हैं जब तक कि उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल, दे कैन चेंज देयर शेप बट ओनली when any external force is applied to them. सेकेंड थिंग, सॉलिड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. फिक्स्ड वॉल्यूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो फिक्स्ड होती है ना. दिस वॉज ऑलरेडी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जितना सॉलिड का मास होगा उसी हिसाब से उनकी वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ें फिक्स रहती है सॉलिड के केसेस में. ओके, फिक्स इसलिए भी इसको फिक्स कहते हैं क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, इसलिए हम उनको कहते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम. मतलब वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, so coming to next point, the space between the particles is minimum. सॉलिड्स के, ये हमने कल पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है. मैटिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है? स्पेस प्रेजेंट होती है. और वो स्पेस क्या होती है? स्पेस कैसी होती है? मिनिमम होती है. मिनिमम क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जो स्पेस होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है. ये नहीं बोल सकते कि नहीं होती है, होती है स्पेस, क्योंकि होती है तभी तो एक तरह का मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में आपस में डिफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए उनके बीच में स्पेस होती है. बट द स्पेस की जो जगह होती है वो कितनी होती है? मिनिमम होती है. थर्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास
टू पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये टू पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक है, बहुत पास पास है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बॉन्ड बना सकते हैं अपने आप को बाइंड करने के लिए, है ना। दे कैन हग ईच अदर, दे कैन यूज बोथ ऑफ देयर हैंड्स टू बाइंड ईच अदर। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेरिजन टू पार्टिकल्स विच आर फार अवे। अगर ये पार्टिकल्स इतने दूर होते तो ये लोग केवल आई थिंक और ज़्यादा दूर होते कंपेयर, जैसे ये पार्टिकल्स हैंड ओनली फिंगर्स ही यूज़ कर सकते थे अपने आप को एक दूसरे को टच करने के लिए या होल्ड करने के लिए, बट दीज टू पार्टिकल्स के बीच में अगर हमको बॉन्डिंग बनाना है तो दे कैन यूज बोथ ऑफ देयर हैंड्स, इवन दे कैन यूज देयर, दे कैन हग ईच अदर टू बाइंड ईच अदर। तो जितने ज़्यादा पास होते हैं उतनी ज़्यादा बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है, पार्टिकल्स जितने दूर होते हैं बाइंडिंग उतनी वीक होती जाती है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। मूवमेंट यहाँ मतलब हम किससे समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी से। मूवमेंट हम किससे समझ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड की होती है वो मिनिमम होती है। वो इसलिए मिनिमम होती है, एनर्जी तो होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लास्ट चैप्टर, कि पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, दे शो द जिगजैग इरेगुलर मूवमेंट, बट वो मूवमेंट सॉलिड के केस में मिनिमम होती है। मिनिमम इसलिए होती है क्योंकि उनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो बहुत फ्रीली मूव कर सके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के बहुत दूर तक या बहुत ज़्यादा स्पेस तक मूव नहीं कर पाते हैं। Fifth, that they are least compressible. Okay, here to be pointed, the point is least compressible. It is not written not compressible. Many of the guys, या आप बहुत सारी जगह ऐसा देखते हो कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज में लोग मेंशन करते हैं कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, बट दैट लैंग्वेज इज वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स कंप्रेस किए जा सकते हैं, बट हाँ उनका जो रेशियो है या कितने लेवल में वो कंप्रेस किए जा सकते हैं, दैट इज वेरी 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 मिनिमम, दैट कैन बी काउंटेड एट नेग्लिजिबल, बट इट विल नॉट बी, कांट बी नॉट। ओके, हम यहाँ पर नॉट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो लीस्ट अमाउंट में कंप्रेस होते हैं। कंप्रेस का एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि जो पोरस सॉलिड होते हैं, इसके एग्जांपल्स हम कौन से बोल सकते हैं, जो हमारे पोरस सॉलिड होते हैं। पोरस सॉलिड जैसे कि आप स्पॉन्ज ले सकते हो, उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, दे आर कंप्रेस। जैसे क्यों कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच का स्पेस कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होता है, तो जो बीच के स्पेस होते हैं उनमें एयर फिलअप हो जाती है, तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास रबड़ है, कभी कभी रबड़ भी एक इसी तरह का सॉलिड है जिसमें थोड़ा सा कंप्रेशन लेवल हम देख सकते हैं। ओके, द रेट ऑफ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। जब कोई भी दो तरह के पार्टिकल्स, मतलब दो डिफरेंट तरह के मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं ऑन देयर ओन, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड के केस में ये डिफ्यूजन बहुत कम होता है। अगेन यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करने वाली है, लीस्ट, इट इज़ नॉट रिटन नॉट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बट बहुत ही लीस्ट होता है, और लीस्ट से यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसका एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड और सॉलिड के डिफ्यूजन को समझने के लिए, कि जैसे आपके पास ब्लैक बोर्ड होता है, आप ब्लैक बोर्ड में चॉक से लिखते हैं, तो जनरली क्या होता है जब आप उसे डस्टर से रब आउट करते हैं तो वो ईजिली रब हो जाता है। बट आप कभी कोशिश करना कि कोई भी ब्लैक बोर्ड में अगर चॉक से कुछ रिटन है और आप 3 या 4 डेज के बाद अगर जाते हैं और उसे रब करने की कोशिश करते हैं, सो हैव यू नोटिस्ड कुछ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है हमको उस चॉक को उस ब्लैक बोर्ड से रिमूव करने के लिए। कभी कभी हमको वाटर का भी यूज़ करना पड़ता है। तो उस तरह की जो रबिंग होती है वो वहाँ पर इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स में क्या कर गए हैं, डिफ्यूज हो गए। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन। एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, नाउ अ डेज इवन बॉयज़ कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फेस मसाजिंग, फेस मसाज में हम क्या करते हैं, क्रीम लेते हैं और उस क्रीम को हमारे फेस में अप्लाई करते हैं, और जब हम थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा वो किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उसके कारण क्या हो गया, जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं वो हमारे फेस
का जो स्ट्रक्चर होता है, फेस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फेस भी एक मैटर है कहीं ना कहीं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें जाकर क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके हैंड में क्रीम बचती ही नहीं है अगर रेगुलरली हम उसको मसाज देते हैं, है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे जो डस्ट होती है हमारे घर में, जब डस्ट उड़ती है और बहुत दिनों तक अगर आप फॉर अ लॉन्ग, फॉर वी कैन से 2 to 3 months अगर हम अपने घर को पैक कर दें और उसके बाद हम जब वापस आके अपना डोर अनलॉक करते हैं, तो व्हाट वी सी कि हमारे जितने फर्नीचर्स हैं उन सब में क्या हो जाती है, डस्ट वो हो जाती है, फिलअप हो जाती है ना, डस्ट जम जाती है। वो डस्ट क्यों फिल हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा डस्ट के पार्टिकल्स हमारे फर्नीचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे डिफ्यूज हो जाते हैं। Okay, so this is all the example of diffusion of solid. So we can see the diffusion in solid, yeah, but rather we can say that it is in the least cases. Okay, it takes more time. Okay, one point यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है बट आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो अभी को सभी को पता होगा, बट इसको हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में सीखते हैं। यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इससे हम क्या चीज़ समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं, आपने ये देखा ये रिलेशन, इस रिलेशन से आप ये जानो कि डेंसिटी ऊपर है, इस डेंसिटी के साथ जो भी इस लाइन के ऊपर आता है उससे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो हमारा मास भी इंक्रीज करेगा, या ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी कहीं ना कहीं मास पर डिपेंड करती है। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। बट इन द सेम कंडीशन, उसी कंडीशन में एक शर्त और होनी चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए हमारा, डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन के नीचे है, डिनोमिनेटर सेक्शन में, बट डेंसिटी इज इन द न्यूमरेटर सेक्शन। सो हम कह सकते हैं कि जैसे ही वॉल्यूम कम होता है और मास ज़्यादा होता है, इसको अगर अलग शब्दों में कुछ केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कम स्पेस में, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास कवर होता है। अगर इतने से वॉल्यूम में भी हम किसी सॉलिड को रखते हैं तो उसमें इनफ मास ऑफ सॉलिड कैन बी obtained. So all that about solids. So let's next coming to the properties of liquids. So liquids के बारे में समझते हैं। अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो हमको और जल्दी और इजी समझ में आएगा। Properties of liquids. Liquids have no definite shape but have fixed volume. वहाँ सॉलिड में अपन ने पढ़ा था उनका डिफाइनाइट शेप होता है, लिक्विड्स का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता। डिफाइनाइट शेप नहीं होता है इसलिए जब हम ड्रॉप ऑफ लिक्विड को भी अगर किसी सरफेस में रखते हैं तो वो जल्दी, जब हमने उस ड्रॉप ऑफ लिक्विड को रखते हैं तो क्या होता है, किसी ड्रॉप ऑफ वाटर को आपने रखा है तो क्या हुआ, वो पहले एक स्पेरिकल शेप में दिखता है बट थोड़ी स्लोली ग्रेजुअली उसका शेप चेंज हो जाता है एंड इट स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज उसका शेप डिफाइनाइट नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लिक्विड अपना शेप चेंज कर लेता है, और बेटर बोल सकते हैं लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखो, अगर उसको बॉटल में रखो तो सिलिंड्रिकल बॉटल में रखते हैं तो वो सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा, अगर उसको कोनिकल बॉटल में रखते हैं तो कोनिकल शेप में दिखेगा। वॉट एवर बी द शेप ऑफ कंटेनर द लिक्विड विल टेक इट्स शेप। मतलब जैसा कंटेनर होता है लिक्विड के पार्टिकल्स उसी तरह का शेप अटेन, पार्टिकल्स नहीं, एज अ होल लिक्विड वही शेप अटेन कर लेता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। फिक्स होता है इसलिए हम किसी भी कंटेनर में, अगर वो कंटेनर का वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर ऑफ पानी ले सकता है, 1 लीटर ऑफ वाली बॉटल में आप 2 लीटर ऑफ लिक्विड नहीं फिल कर सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, 1 लीटर में 1 लीटर ही लिक्विड हम भर सकते हैं। ओके, तो लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सेकंड पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। यहाँ वर्ड इंटरमीडिएट हुआ है, इंटरमीडिएट वर्ड से हम क्या समझते हैं, इंटरमीडिएट यानी बीच में, है ना, इंटरमीडिएट यानी बीच में। बीच में यहाँ मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जनरली हम सॉलिड और गैसियस की प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे जो लिक्विड्स की स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है बट गैसेस के कंपैरिजन में कम है। इसलिए बोला गया है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है बट गैसेस के कंपैरिजन में
कम है, इसलिए हम बोलते हैं लिक्विड का जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो इंटरमीडिएट है। फिर बात आती है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर लिक्विड के बीच का स्पेस ज़्यादा है तो ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है और गैसियस से ज़्यादा है। अगेन हम यहाँ देखते हैं लिक्विड कम्स इन द इंटरमीडिएट पोजीशन, है ना। लिक्विड यहाँ बीच में आ रहा है क्योंकि स्पेस यानी दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस था वो सॉलिड के केस में बहुत पास पास होगा, पर लिक्विड के केस में थोड़ा दूर होगा और गैसेस के बीच में और ज़्यादा दूर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड का स्पेस ज़्यादा है सॉलिड से, पर गैसेस से कम है। और यही अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो क्योंकि सॉलिड पास पास है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लिक्विड थोड़े दूर है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा और गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गैसेस और ज़्यादा दूर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा नहीं कह सकते हैं, लीस्ट होगा, कम होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। मूवमेंट अगेन बात आती है क्योंकि मूवमेंट कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो मूवमेंट बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विड का जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम मूवमेंट। मतलब मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो मूवमेंट कितनी होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, दो पार्टिकल्स के बीच की अगर दोस्ती, अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उनके बीच में जो मूवमेंट होगा, इधर उधर भागने की क्षमता थोड़ी कम होगी। अगर दो दोस्त हैं अगर हमारे पास दो दोस्त हैं और इन दो दोस्त आपस में बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड हैं तो क्या होगा, ये दोस्त किसी और के पास नहीं जाएगा, ये दोस्त भी किसी और के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों अपनी एक दोस्ती के बंधन में बंधे हुए हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर एल्स। ओके, तो दे आर लेस कंप्रेसिबल। तो अगेन ये पॉइंट आता है कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल भी वहां अपन ने सॉलिड के केस में पढ़ा था कि वो सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं, लीस्ट अमाउंट में कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस बट नॉट एज मच एज दैट ऑफ गैसेस। लिक्विड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं थोड़े उनके पार्टिकल्स को, क्योंकि बीच में स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा है तो हम स्पेस दबाकर उस स्पेस को कम करके उनको कंप्रेस किया जा सकता है। बट डिफरेंस ये है, गैसेस के कंपैरिजन में वो जो कंप्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर दूध और पानी इन दोनों को मिलाते हो तो बहुत आसानी से एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं, है ना। ये दूध वाले भैया इस बात का बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिक्विड्स के बीच का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, दो लिक्विड पार्टिकल्स जो होंगे उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड, सो दे कैन मिक्स विथ ईच अदर। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने सॉलिड में ऐड किया था कि जो लिक्विड्स की डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है कंपेरेटिवली सॉलिड के थोड़ा कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा, जैसे सिंपल सी बात है, डेंसिटी है तो मास ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम कम है, तब जाके हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी। बट लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। अगर हमारी डेंसिटी कम है इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा है। इसको अगर हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी, अगर इतना हमारे पास एक ये स्पेस है, मतलब इतनी वॉल्यूम है हमारे पास, इतना वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम, सपोज करो कि ये दोनों वॉल्यूम हमारे पास बराबर है ना, बराबर वॉल्यूम। ये अगर 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर है, वॉल्यूम है हमारे पास। इतने वॉल्यूम में अगर सॉलिड को भरना चाहे इस कंटेनर में, 1 लीटर का एक कंटेनर, और इसको अगर आप इसमें सॉलिड फिल करना चाहोगे तो सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में फिल कर सकते हैं। बट अगर लिक्विड फिल करना चाहेंगे तो उसका मास इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा अमाउंट में हम लिक्विड फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास क्या दर्शाता है, अमाउंट ऑफ मैटर। तो हमारा लिक्विड थोड़ा कम होगा, सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, गैसेस। किस पार्टिकल में आ रहे हैं अब हम, गैसेस के पार्टिकल्स में आ रहे हैं। तो गैसेस के बारे में आप क्या बोलोगे, दे हैव नो डिफाइनाइट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर।
इनके पास ना ही अपना खुद का कोई शेप होता है और ना ही अपनी कोई वॉल्यूम होती है। मतलब गैसेस के पार्टिकल्स को छोड़ दिया जाए तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो एक सेकेंड के लिए भी अपने पैसेज ऑफ टाइम, मतलब विथ इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में भी वो अपना एक शेप डिफाइनेट फिक्स करके नहीं रखते। जैसे ही आप गैस को बाहर छोड़ा नहीं कि वो भागा नहीं, तो मतलब उनका कोई खुद का शेप नहीं होता है और उनकी कोई वॉल्यूम भी नहीं होती है। वॉल्यूम नहीं होती है इसलिए अगर वो कंटेनर, अगर आपके पास कंटेनर है, अगर आपके पास अ लार्ज 1 लीटर ऑफ कंटेनर है और आपके पास केवल 2 लीटर ऑफ गैस है, तो भी आप इस कंटेनर में फुली ऑक्यूपाई कर लेगा वो स्पेस। और अगर इतना कंटेनर है तो भी इस कंटेनर को वो फुली ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो कंटेनर का होल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत टाइनी होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री होने की वजह से वो चारों तरफ अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो लिक्विड सॉलिड और लिक्विड के केस में अपन ने पढ़ा जो स्पेस है, तो वो इस केस में गैसेस के केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। स्पेस, जगह उनके बीच की बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर जगह ज़्यादा है, उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फिर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। और जो मूवमेंट है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, जब उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत कम है ना, उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत कम है, दोस्ती में ज़्यादा असर ही नहीं है, दोस्ती बहुत कम है, तो वो दोनों पार्टिकल्स फ्री हैं कि वो कहीं भी और मूव कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो पार्टिकल्स है, अगर उन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो ये पार्टिकल्स भी कहीं और मूव कर जाएगा और ये पार्टिकल्स भी कहीं और मूव कर जाएगा, तो द मैक्सिमम होती है। फिर दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ये सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड हो सकते हैं। कंप्रेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनके बीच का, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि जब हम ऊपर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, क्या अप्लाई करते हैं हम, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब भी हम किसी ऊपर से कोई दबाव डालते हैं, प्रेशर यानी दबाव, जब हम ऊपर से कोई दबाव डालते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स अपने आप को पास आना चालू कर देते हैं और वो कंप्रेस हो जाते हैं। अगर हम इसको एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं गैसेस के पार्टिकल्स में तो दे कैन इवन बी चेंज टू द लिक्विड फॉर्म। ओके सो 6 पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फ्री होते हैं तो गैसेस और गैसेस पार्टिकल बहुत ईजिली इंटरमिक्स कर जाते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज एयर इटसेल्फ। हमारे आसपास जो हवा है उसमें बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट क्या आप उसको देखकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या कि नहीं ये सॉलिड है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है? नो, नो वन कैन। क्यों? क्योंकि वो आपस में इतनी अच्छे से इंटरमिक्स हो गए हैं। क्योंकि एयर एज अ होल वी फील, हमको ऐसा तो नहीं लगता कि नाइट्रोजन ज़्यादा भारी है तो हमारे ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, नहीं, है ना। 7 पॉइंट, एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, डेंसिटी की अगर बात की जाए तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, गैसेस ना के बराबर होती है। दूसरी हम बात करते हैं, एक पॉइंट गैसेस के रूप में हम देख सकते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस क्या कर सकते हैं, एक्सर्ट प्रेशर। आप इससे क्या समझते हो, अभी तो हमने समझा कि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स आपस में कंप्रेस्ड हो सकते हैं, बट अब यहाँ बात हो रही है गैसेस के पार्टिकल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, वो दबाव देते हैं। वो किसको दबाव देते हैं, वो जिस भी कंटेनर में रखे हुए होते हैं तो उन कंटेनर्स के वॉल में दबाव देते हैं, है ना। ओके, तो ये गैसेस की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गैसेस मूव वेरी फास्ट। तो जब वो इतनी फास्ट मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा टकराते हैं और जिस कंटेनर में रखे होते हैं उनके वॉल से भी टकराते हैं। तो इस तरीके से as it move very fast so they hit each other and also the walls of the container. So this means that gases exert the pressure। और पर यूनिट एरिया, मतलब अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो व्हाट इज इट, प्रेशर इज इक्वल्स टू, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो अपना फोर्स करते हैं पर यूनिट पर्टिकुलर एरिया में, हम उनका प्रेशर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अभी हमने आज मेरे लेक्चर में मैंने बताया आपको कि इसके अलावा भी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है कुछ आने वाले दिनों इनके डिस्कवरी के बाद। तो वो क्या है? अच्छा, पहले इसके पहले अपन देख लेते हैं गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखाया गया है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सॉलिड का बहुत पास पास होता है, लिक्विड का थोड़ा दूर होता है, गैसेस का और बहुत ज़्यादा दूर होता है। इस तरीके से उन्होंने सॉलिड का एग्जाम्पल एक चाइना डिश ली है, लिक्विड को बीकर में लिया हुआ है, गैस को बैलून में लिया हुआ है, इस तरीके से शो किया है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में होता है बट कम होता है, सॉलिड में और ज़्यादा कम होता है। इट कांट बी सीन विथ अवर नेकेड आई। ओके, फिर नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ ये टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन दिया हुआ है। वॉल्यूम देखते हैं तो बस वही सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है वो टेबुलर फॉर्म में टेबुलेट की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफाइनेट वॉल्यूम एज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इनका वॉल्यूम डिफाइनेट होता है। लिक्विड में वॉल्यूम डिफाइनेट होता है, गैसेस में डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं होता है। डिफ्यूजन कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स में तो बहुत ईजिली डिफ्यूज कर सकते हैं, इवन सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन भी देखा जाता है इन रेयर केसेस एंड इट टेक्स मोर टाइम। बट ये नहीं बोल सकते कि सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन नहीं होता है। हाँ, सॉलिड्स लिक्विड में ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड, लिक्विड लिक्विड आपस में बहुत ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं और हाईली डिफ्यूजिबल गैसेस के फॉर्म में। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होती है बट नेग्लिजिबल, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर पाते। लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल होती है और गैसेस में वेरी हाई होती है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी देखा जाए तो सॉलिड में वेरी रिजिड, वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड्स को देखा जाए तो दे आर लेस रिजिड एंड कैन ईजिली फ्लो, और गैसेस में कोई रिजिडिटी होती ही नहीं है तो इट कैन फ्लो वेरी वेरी इजी, मोस्ट ईजिली। डेंसिटी इनकी हाई होती है, इनकी मॉडरेट होती है, गैसेस की लो होती है। शेप देखा जाए तो दे हैव अ डिफाइनाइट शेप, दे डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप एंड दे डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप। काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो लीस्ट एनर्जी होती है, हायर देन सॉलिड, मैक्सिमम एनर्जी। सॉलिड्स में लीस्ट एनर्जी, आप ध्यान रखना ये बात, जब पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा बाउंडेड फॉर्म में होता है तो उनके पास एनर्जी उतनी ही कम होती है। जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एनर्जी कम, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो बाउंडेड फॉर्म में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम है। यहाँ हायर देन सॉलिड, ये मैक्सिमम एनर्जी। इंटर पार्टिकल स्पेस अपन ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ कम क्यों यहाँ पर? क्योंकि मैक्सिमम होगा। ये इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ लीस्ट नहीं होता है बेटा। अच्छा हाँ, लीस्ट होता है, यहाँ लेसर होता है, मोर देन अदर्स होता है। ओके, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ओके, चलिए तो अब हम समझते हैं हमारे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हमने बोला था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। आपने देखा होगा ये जो नियॉन हमारी ट्यूब्स होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, उनमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस यूज होती है। तो हीलियम गैस को प्लाज्मा फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लाज्मा और एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सिंपल वर्ड में समझिए तो प्लाज्मा इज द आयोनाइज्ड गैस। ओके, आयोनाइजेशन कब होता है? जब गैसेस के जो पार्टिकल एटम के स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि एटम के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, ये अगर न्यूक्लियस होता है तो ये जो बाहर ऑर्बिट होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाते हैं तो ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, ये पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लाज्मा जो स्टेट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। कौन से गैसेस? विच हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन। जनरली प्लाज्मा में हमारी जो गैसेस होती है वो कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्लाज्मा बनाने में जो हम जनरली यहाँ यूज करते हैं वो नोबल गैसेस यूज करते हैं। ओके, फिर इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स इन 1879। ये जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है, विलियम क्रूक्स ने इसके बारे में बताया था 1879 में। इसके एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो नेचुरल जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो स्टार्स इंक्लूडिंग सन, है ना। तो सन भी एक तरीके का स्टार है। ये शाइन करते हैं ना, जो स्टार्स हैं, सन है, ये सब शाइन करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन ट्यूब, दीज आर द आर्टिफिशियल एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा। ओके, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है हमारा बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। दिख रहा है, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC।
This state is formed by cooling of very very low density gas at extremely low temperature. ये जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस थे और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर अलग अलग डिस्कवरी करके इस स्टेट के बारे में बताया था और दे कॉल्ड देम द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और कैसे इसको फॉर्म किया था, जब बहुत ही लो डेंसिटी वाली, जो बहुत बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी वाली गैस है, उसको अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में अगर हम कूलिंग करते हैं उसकी, तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में हो जाते हैं। बट पार्टिकल्स पास में होने के साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उस सिस्टम की एनर्जी होती है वो पूरी हम लॉस्ट कर देते हैं। तो व्हेन वी लॉस्ट almost all the energy of a system in which the particles are very close held together each other, then that type of system is called Bose-Einstein condensate, BEC. It is the fifth state of matter state. जब कोई भी एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के पार्टिकल्स की पूरी एनर्जी हम बाहर निकाल देते हैं, ऑलमोस्ट पूरी नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी अगर हम बाहर कर देते हैं और उनके बीच के पार्टिकल्स का स्पेस बहुत ज़्यादा पास में कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आते हैं दो पार्टिकल, क्योंकि कूलिंग, गैस की कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे। हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कूलिंग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जिसके कारण वो और ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे। तो वो एज अ सॉलिड पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो टेम्परेचर करने में एज अ सॉलिड पार्टिकल के जितने बीच में नज़दीकियाँ होती है, वैसे इनके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस कम होता चला जाता है, बट इनके बीच की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठंडियों में आपने देखा होगा कि आपका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है एज कंपेरिजन टू हाई टेम्परेचर कंडीशन। ओके, अच्छा, इस वाले जो हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके लिए 2001 में कॉर्नेल वॉल्फगैंग एंड कार्ली वीमन, जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका हुआ है, क्योंकि इन्होंने बीईसी इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अचीव किया था, है ना, लेबोरेटरी में अचीव किया था। ओके गाइस, यूएसए के साइंटिस्ट थे। आपको बहुत ज़्यादा वो होगा कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे हायर स्टडीज़ में, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, तो दे आर मोस्टली फ्रॉम यूएसए एंड रशिया। इनके बीच में हमेशा एक होड़ लगी रहती थी कि बस हमको मिल जाए नोबेल प्राइज़, तो इसके लिए डिस्कवरीज में बहुत आतुर रहते थे। तो हमें क्या करना है, एज वी आर इंडियंस, वी हैव टू बी मोर अवेयर, गेन नॉलेज, इस्टेब्लिश समथिंग, डिस्कवर समथिंग, है ना। तो हमारा भी इस लिस्टिंग में नाम होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ की लिस्ट में इंडियंस का भी नाम होना चाहिए। तो स्टडी, ओके, to be continued in the next lecture with following discussions. What? Can matter change states? If yes, then how? And also about the evaporation if possible. So thank you. Have a nice day.